विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हमने क्या करना है, राज्यसभा। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, उच्च सदन। क्या करना है, राज्यसभा। राज्यसभा को इंग्लिश में क्या, जो संवैधानिक नाम है वो क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, ये उच्च सदन है। जैसे लोकसभा निम्न सदन है, वैसे राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसा है, जैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, वैसा भारत में क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, तो जब मैं बेरेक करा रहा था तो मैंने कहा था आपको कि 3 आर्टिकल आपने हर समय याद रखने हैं, 79, 80, 81। 79 मतलब संसद का गठन, 80 मतलब राज्यसभा का गठन, और 81 मतलब लोकसभा का गठन। पिछले लेक्चर में मैं लोकसभा करा चुका हूं, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण जो सदन है वो कौन सा होता है, लोकप्रिय सदन जो होता है वो लोकसभा होता है, तो लोकसभा को मैंने पहले करा दिया। अब हम उच्च सदन को कर रहे हैं, पावर्स में कम होता है। ठीक है, राज्यसभा को करा रहे हैं। ठीक है, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, वैसे ही स्टेट्स में क्या होती है, विधान परिषद होती है। क्या होती है, मतलब जैसे केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन है, वैसे राज्यों में उच्च सदन कौन है, विधान परिषद है। लेकिन हर राज्यों में नहीं होती, हर राज्य में नहीं होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब राज्यसभा आप कर रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो उसमें आर्टिकल याद करना आपने, आर्टिकल 80। क्या, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 को अगर हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 80 में क्या होगा, 12 लोग अलग याद रखने हैं आपने, नॉमिनेट होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से। ये जरूर याद रखना है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। साहित्य मतलब होता है लिटरेचर, विज्ञान मतलब होता है साइंस, कला मतलब होता है आर्ट, और समाज सेवा मतलब सोशल सर्विस। 12 लोग तो नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो प्रथा है ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। कहां से ली है, आयरलैंड के संविधान से ली है। और बाकी जो लोग होते हैं वो कौन कौन होते हैं, नहीं नहीं, ये 12 लोग तो हो गए, 12 के अलावा जो होंगे वो क्या होंगे, राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची के निमित्त। मतलब ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहां पर दिया गया है, तो वो दिया गया चौथी अनुसूची में। कहां दिया गया है, टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं, उसमें से चौथी अनुसूची में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। जैसे तीसरी अनुसूची में ओथ एंड अफर्मेशन, वैसे चौथी अनुसूची में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, किस अनुसूची में बता रखा है कि किस राज्य से कितने क्या मेंबर ऑफ राज्यसभा जाएंगे, तो वो नंबर उसमें लिखा हुआ चौथी अनुसूची में। तो समझ में आ गया। तो अब मैंने कहा 250 बैठ सकते हैं राज्यसभा में, कितने, लेकिन बैठते 245 है। अब 245 में से 12 लोग घटा दीजिए, कौन, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। घटाइए जरा 245 में से। हाँ जी, तो 233 जो होंगे वो राज्यों से जाएंगे। हमने जिनको चुना, जो हमारे क्या है, एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो विधानसभाएं क्या करेंगी, वहां पर भेजेंगी। जैसे उत्तराखंड से 3 लोग जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, 3 लोग राज्यसभा में बैठते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं जो 3 होते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि किस किस राज्य से कितने कितने लोग जाते हैं, वो पहले याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन बनता है कि समान प्रतिनिधित्व किन किन राज्यों में है। क्या पूछता है, समान प्रतिनिधित्व किन किन राज्यों में है, तब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा जो राज्यसभा में लोग बैठते हैं वो बैठते हैं उत्तर प्रदेश से। कितने बैठते हैं, 31 लोग, 31। कितने, 31 लोग बैठते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, फिर बार बार पूछो अपने आप से प्रश्न, कहाँ लिखा हुआ है, चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। चौथी अनुसूची में एक लिस्ट बनी हुई है कि यहां से इतने लोग जाने हैं। तो उत्तर प्रदेश से जाने हैं सबसे ज्यादा, कहां से, उत्तर प्रदेश से 31 लोग। 31 मेंबर ऑफ राज्यसभा कहां से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से। दूसरे नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है, 19 लोग महाराष्ट्र से जाते हैं। 19 मेंबर ऑफ राज्यसभा जो जाते हैं वो कहां से जाते हैं, महाराष्ट्र से। उसके बाद कहां से जाते हैं, तमिलनाडु, 18 लोग, 18 मेंबर ऑफ राज्यसभा कहां से जाएंगे, तमिलनाडु से। और फिर उसके बाद बिहार, बिहार से कितने लोग जाएंगे, नहीं, बिहार से कितने लोग जाएंगे, 16। तो बिहार और पश्चिम बंगाल एक साथ पढ़ना है। अब ये ऐसे यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं कि 16-16 समान प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में किन 2 राज्यों का, वैसे और राज्यों का भी है, पर 16 करके पूछेगा वो
कि 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व 16-16 है। कहां पर? राज्यसभा में। किन 2 राज्यों का? तो आपने बोलना बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और, जैसे मैंने आपको लोकसभा में बताया था ना, समान प्रतिनिधित्व बताया था मैंने कि 25-25 कहां पर है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश का 25-25 है। वो लोकसभा का क्वेश्चन था, ये राज्यसभा का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा आपको 16-16 जो हैं वो बिहार और वेस्ट बंगाल के हैं। अब उसके अलावा जहां पर समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? 16 के बाद किसका नंबर आता है? 16 के बाद, हाँ जी, कर्नाटक। कर्नाटक में कितने हैं? 12 हैं। और गुजरात और आंध्र प्रदेश 11-11 हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश 11-11। अब ये 3 वाला और इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? अब यहां से अगर मेरे को बनाने के लिए दिया जाता यूपीएससी का प्रश्न, तो मैं बताता, मैं पूछता कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में समान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। 3 ऑप्शन तो मेरे पास ऑलरेडी हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 गुजरात और नंबर 3 मध्य प्रदेश। और चौथा मैं कोई और दे देता, मतलब 11 के आसपास वाला 10 वाला दे देता। जैसे 10 में कौन है? उड़ीसा है जैसे। तो मैं कहता कौन सा आपका अलग है। यही तो होते हैं यूपीएससी के प्रश्न भाई। अगर आपके असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ रही है या आईएएस में पूछ रही है, तो वो बोलेगा राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है, किस राज्य का? तो ये क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं, 3 हमारे पास हैं। 3 राज्य कौन से हैं? वो आंध्र प्रदेश 11, गुजरात 11 और मध्य प्रदेश 11। अब 11 के बाद समान प्रतिनिधित्व और कौन है? 11 के बाद 10 वाला मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा में है। उड़ीसा और राजस्थान 10-10 है। उड़ीसा और राजस्थान 10-10 है, ठीक है। और केरल में कितने हैं? 9 हैं। उसके बाद असोम, पंजाब और तेलंगाना। तेलंगाना 7-7 है यहां पर। फिर दोबारा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, 3 वाला एक वो मिल गया, क्या टिकड़ी बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे 7-7-7। कहां कहां पर? असोम से 7 लोग बैठते हैं राज्यसभा में। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठते थे, ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक, बड़े ही बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट। ये अलग बात है कि लोग उनको एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, लेकिन अगर वो ना होते तो एलपीजी भी ना होता। क्या ना होता? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन भी ना होता, और ना ही ये देश कभी 9 तक का जो आंकड़ा है वो उसको छू पाता। 9 का आंकड़ा देखा है उनके समय में, ठीक है। तो 7-7-7, 7 कौन? असोम, 7 कौन? पंजाब, 7 कौन? तेलंगाना, ठीक है। और 7 के बाद 6, झारखंड से कितने लोग जाते हैं? 6 लोग राज्यसभा में बैठते हैं। और छत्तीसगढ़, हरियाणा 5-5। फिर दोबारा 2 एक जैसा प्रतिनिधित्व हो गया। छत्तीसगढ़ और हरियाणा से कितना है? 5-5 है। इनके क्वेश्चन बना के रख लीजिए, इनको आपने नोट्स बनाने हैं इनके, कि 5-5 है जी, छत्तीसगढ़ और कहां से? हरियाणा से हैं। फिर 4 जो है वो जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है। और अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उत्तराखंड में 3 लोग जाते हैं, उत्तराखंड से 3 लोग राज्यसभा में बैठते हैं। पूछेगा और कितने राज्यों से 3 लोग बैठते हैं? तो हिमाचल प्रदेश से भी 3 बैठते हैं, दिल्ली से भी 3 बैठते हैं। दिल्ली से 3 लोग बैठते हैं, कहां? राज्यसभा में। कहां पे? राज्यसभा में। हिमाचल प्रदेश से भी 3 लोग बैठते हैं और उत्तराखंड से भी 3 लोग बैठते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। फिर 3 के बाद नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पुदुचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। यहां से एक एक बैठते हैं। यहां से क्या बैठते हैं? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से 2 बैठते होंगे। या तो 1 बैठते हैं, या 3 बैठते हैं, या 4 बैठते हैं। 5 का आंकड़ा है। 5-5 वाला हरियाणा पढ़ा था हमने, हरियाणा। और 5-5 वाला कौन सा पढ़ा था? छत्तीसगढ़ पढ़ा था। हरियाणा और छत्तीसगढ़ से 5-5 बैठते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसको आपने क्या करना, तो 233 जो हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, इनको हम नहीं चुनते हैं राज्यसभा वालों। इनको कौन चुनते हैं? जिन्हें हम चुनते हैं वो इनको चुनते हैं। हम किन्हें चुनते हैं? हम अपने एमएलए को चुनते हैं, सॉरी, हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप विधायक जी बोलते हैं। तो आपके जो विधायक जी होंगे वो वोट करेंगे, तब जाके कोई राज्यसभा में क्या होगा? बैठेगा। तो समझ में आ गया? ठीक है।
तो 233 हो गए निर्वाचित सदस्य, 12 हो गए मनोनीत सदस्य। 12 का मैंने बता दिया, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में लब्ध प्रतिष्ठित, एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित या ख्याति लब्ध व्यक्तियों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसा ही हम राज्यों में भी पढ़ेंगे, जब विधान परिषद पढ़ रहे होंगे वहां पर भी हम ये 12 नहीं पढ़ेंगे, वहां पर एक आंकड़ा पढ़ना पड़ता है कि इतने इतने मतलब वन अपॉन में पढ़ना पड़ता है कि इतने लोगों को क्या करता है, राज्यपाल नॉमिनेट करता है विधान परिषद में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़ा है, ठीक है, जहां जहां पर विधान परिषद है, लेकिन वहां पर क्षेत्र 5 है। वहां पे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एक जैसा है, लेकिन एक 5वां क्षेत्र, वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि राज्यों की विधान परिषद में अगर राज्यपाल नॉमिनेट कर रहा है तो 4 क्षेत्र बिल्कुल वही हैं जिन क्षेत्रों से राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। एक क्षेत्र अलग कौन सा है, सहकारिता, कौन सा, कोऑपरेटिव। इतना समझ में आ गया, वहां से क्वेश्चन मिलता है। क्लियर हो गया। 1/6 नॉमिनेट किए जाते हैं विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा, है ना। तो वहां पे पढ़ने हमने आंकड़े 1/6, 1/6, 1/12, 1/12 ऐसे करके पढ़ने पड़ते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि विधान परिषद ऐसा है ना, जब हम विधान परिषद पढ़ रहे होंगे, अभी नहीं बताना चाह रहा था मैं, विधान परिषद का उत्साधन और सृजन करने का अधिकार संसद को होता है। किसी राज्य में अगर विधान परिषद बनानी है तो वो संसद बनाएगी, किसी राज्य से विधान परिषद को हटाना है तो वो अधिकार भी किसका है, संसद का है। समझ में आ गया। अब फिर वहां पर बहुत सारे लोग जो जाते हैं, वहां पे ग्रेजुएट्स जो होते हैं 3 साल पुराने, वहां से भी जाते हैं, ठीक है। 3 साल पुराने जो शिक्षक होते हैं, उनके नेता होते हैं शिक्षकों के, वहां से भी जाते हैं, ठीक है ना। तो नगर पालिकाओं, नगर निगम, इनसे भी जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो वहां पे आंकड़ा पढ़ना है, वो वहीं पर बताऊंगा मैं जब विधान परिषद बता रहा हूँ। अभी फिलहाल राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, भाई कंपोजिशन ऑफ। तो पहले ये बता दूं कि राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां पर, राज्यसभा के अंदर। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। भले ही शक्तियां कम होंगी, लेकिन इनका अपना क्या है, महत्व और उपयोगिता है। क्या है, महत्व और इसका अपना महत्व और अपनी उपयोगिता है, ठीक है। क्योंकि राय तो मांगी जाएगी ना भाई। जैसे घरों में ऐसा हो सकता है कि जो बुजुर्ग, जो कि विरासत होते हैं, वो भले ही कुछ ना कर रहे हो, उनकी उम्र, उनकी आयु हो सकता है 90 साल से ऊपर हो, वो कुछ ना कर पा रहे हो, लेकिन एक राय मांगना उनसे, जी क्या होना चाहिए। समझ में आया। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि राज्यसभा में भी, लोकसभा ने कोई अगर पास कर दिया तो राज्यसभा से भी क्या कहता है, लेकिन कुछ जगह पर राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां समान होती हैं, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं पहले। राज्यसभा गठन, आर्टिकल 80 मैंने शुरू में ही बता दिया कि आर्टिकल 80 याद रखना है आपने, कि आर्टिकल 80 राज्यसभा का गठन, ठीक है। आर्टिकल 80(1) में यह उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 हो सकते हैं। कितने, और भैया 2026 तक ये बढ़ने भी नहीं है। 2026 के बाद जो जनगणना के आंकड़े, सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे, उसके बाद हो सकता है ये संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। 2024 में हम पहुंच गए, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप ये देख पाओगे कि 2026 के बाद हो सकता है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। फिलहाल अभी जो 250 है, लेकिन बैठते कितने, 245। कितने बैठते हैं, लेकिन संविधान में लिखा कि मैक्सिमम 250 बैठ सकते हैं। 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। कहां से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। अब आप बोलेंगे संघ राज्य क्षेत्रों से कहां चुना, तो भाई कहीं पर दिल्ली पढ़ा था आपने, दिल्ली पढ़ा था, 3 लोग जाते हैं, दिल्ली क्या है, एनसीआर है। और कहीं पे पुदुचेरी पढ़ा था, पुदुचेरी पढ़ा था आपने, पौंडीचेरी जिसको बोलते थे पहले, 1 जाता है वहां से, है ना। जम्मू कश्मीर पढ़ा था, 4 जाते हैं। तो ये यूनियन टेरिटरीज तो है। समझ में आ गया। तो और अच्छा, टोटल अगर मैं बोल दूं कि अभी यूनियन टेरिटरीज से कितने लोग बैठते हैं, माना ये प्रश्न आ जाए कि यूनियन टेरिटरीज से कितने लोग बैठते हैं, तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, 4 और 3 7 और 1 8। क्या कोई और यूनियन टेरिटरी दिख रही है आपको, कोई नहीं दिख रही होगी, सिर्फ राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज दिख रही होगी, यही दिख रहा है। अब 250 मैक्सिमम बैठ सकते हैं, 238 जो होंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे, और 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा कौन, राष्ट्रपति, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। कितनी है,
245 है, ठीक है। इसमें से 225 सदस्य विभिन्न राज्यों से और 8 सदस्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। मैंने कहा तीन तीन बैठते हैं दिल्ली से, 4 बैठते हैं जम्मू कश्मीर से, 1 बैठता है पुदुचेरी से। टोटल सदस्य कितने हो गए? 8। तो अगर आप 225 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 233। इसका मतलब जो चुने हुए लोग हैं वो 233 है। कितने हैं? 233। जबकि बैठने कितने चाहिए थे? संविधान के हिसाब से कितने बैठने चाहिए थे? 238 बैठने चाहिए। कितने बैठने चाहिए थे? 238 बैठने चाहिए थे। लेकिन बैठ कितने रहे हैं? 233 बैठ रहे हैं। 12 लोग संविधान में लिखा हुआ नॉमिनेट होंगे, 12 ही लोग नॉमिनेट होते हैं। समझ में आ गया? यानी इसका मतलब ये हो गया कि 5 लोग कम हैं कहाँ? निर्वाचित में से। भाई 238 बैठने चाहिए था ना, लेकिन बैठ कितने रहे? 233। तो 238 में से अगर 233 को घटाएंगे तो 5 आता है। इसका मतलब 5 लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। बाद में बैठेंगे कभी, जब हम क्या करेंगे, अपने नक्शे को पूरा कर देंगे। समझ में आ गया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, सारा क्षेत्र जो भी है, ठीक है। चलिए जी, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है इनको। किनको? इन यूटीज को, क्योंकि इनकी अपनी विधानसभाएं हैं नहीं। अब इनको कौन चुनते हैं? जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं वहां पर विधानसभाएं चुनकर भेजती हैं। लेकिन जिन राज्यों में विधानसभाएं, जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है, दिल्ली की अपनी विधानसभा है, अरे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, पुदुचेरी में भी अपनी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, वहां पर भी हो जाएगी कुछ समय बाद। तो क्या होगा? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कहां से जाएगा? विधानसभा के लोग चुनकर भेजेंगे उनको। इतना समझ में आ गया? ठीक है। किसको नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं है, लद्दाख को नहीं है, लक्षद्वीप को नहीं है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को नहीं है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो खाली पहले अपने राज्य का समझ लो। क्या समझ लो? यानी हमारे राज्य से जो 3 लोग जाते हैं राज्यसभा में बैठते हैं, उनको कौन चुनकर भेजेगा? उनको हमारे विधानसभा के लोग चुनकर भेजेंगे। क्या भेजेंगे? विधानसभा के लोग चुनकर भेजेंगे। यहां पर जैसे बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे वही तो जाएंगे राज्यसभा में। हमारे यहाँ पे सरकार जो है, ठीक है, अच्छा खासा बहुमत है, तो ऊपर से केंद्र से जो नेतृत्व है वो 3 नाम क्या करेगा? रखेगा कि भाई इनको राज्यसभा में भेजना है। वोटिंग होगी और खुली वोटिंग होती है इसमें अप्रत्यक्ष नहीं होता है। इसमें खुल के बोलना पड़ता है विधायकों को कि हाँ जी हम सहमत हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सब विधायक हो, माना, सुन लीजिए भाई, आप सब क्या हो? विधायक हो, आपकी आपस में ना बनती हो। मैंने इनको बोल दिया कि ये कहाँ जाएंगी? राज्यसभा में जाएंगी। अब आपने मन ही मन में सोचा कि अच्छा वोट तो हम ही को करना है, देखते हैं कैसे जाएंगी। समझ में आ गई? और पता चला आपने अगेंस्ट वोट कर दिया, तो हमारा मतलब केंद्र ने, जो नेतृत्व ने जो बोला कि इनको राज्यसभा में बैठना है, तो आप तो भेजोगे ही नहीं। पता चला इनकी भी ठनती है इनसे, इन्होंने भी क्या कर दिया? अगेंस्ट वोट कर दिया। इसलिए व्यवस्था की गई है खुले वोट की। आपको खुल के मतलब सामने बोलना पड़ेगा, हाँ जी, ऊपर से बोला है ना इनको भेजना, तो इन्हीं को भेजना है। समझ में आ गया? तो राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होते हैं? आपके एमएलए होते हैं, विधायक जी होते हैं। कौन होते हैं? विधायक जी, है ना, जो प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है यहाँ। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अब देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत, ये शब्द कहां पढ़ा था हमने? राष्ट्रपति के इलेक्शन में पढ़ा था, है ना? किसमें पढ़ा था? यहां पर भी वही है, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी देनी पड़ती है, खुला दिखाना पड़ता है कि मैंने इसको प्रायोरिटी दी। आप गुप्त नहीं कर सकते मतदान, ठीक है। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब देखो भाई, ये लाइन पुरानी हो गई है, किताबों में अभी भी लिखी हुई है। 333 खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रथा खत्म हो चुकी है। 333 क्या कहता था? 333 कहता था
कि जब जब विधानसभाओं के चुनाव होंगे, अगर उसमें एक भी एंग्लो इंडियन जीत कर नहीं आया, एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा कौन? राज्यपाल। वो तो प्रथा खत्म हो गई। तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं अब, पहले नहीं लेते थे, अब तो ले ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। क्या नहीं है? प्रथा ही खत्म कर दी मोदी जी ने। समझ में आ गया? उन्होंने कहा भाई एंग्लो इंडियन इतनी कम संख्या में है, सारी जगह बैठ रहे हैं, लोकसभा में 2 बैठ रहे हैं, हर राज्य की विधानसभा में 1-1 बैठ रहे हैं, क्या मतलब है? खत्म करो। 331 वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन बैठते थे, 333 प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1-1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता था, वो प्रथा खत्म हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है। तो विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिन्हें राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है। राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है। उक्त राज्यों में, अभी जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बोल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया इलेक्शन कराओ इस साल, 2024 में इलेक्शन होने हैं वहां पर, तो विधानसभा फिर दोबारा क्या हो जाएगी? वहां पर बहाल हो जाएगी। है वो यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहां पर विधानसभा होगी उसकी अपनी। ठीक है? विधानसभा नहीं थी, अतः उनके प्रतिनिधि संसद द्वारा विहित विधि के अनुसार चुने जाते थे, किंतु अब दोनों राज्यों में विधानसभाओं का गठन कर दिया गया। दोनों क्या, तीसरी में भी हो जाएगा। अब तीनों राज्यों में विधानसभाओं का गठन है, मतलब 2 में है, तीसरी में होने वाला है इस साल 2024 में। तो इन राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जाता है या जाएगा, तीनों का। क्लियर हो गया? ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर दोबारा बोल रहा हूं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, क्या याद करना आपने? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। एग्जाम्पल भी ले लीजिए। साहित्य, आपने देखा होगा मिल्खा सिंह, एक पिक्चर आई थी, उसके पापा कौन है? मिल्खा सिंह का रोल जिन्होंने किया था, उसके उनके पापा कौन है? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर क्या करते हैं? लिखते हैं ना, लिखते हैं, साहित्यकारी तो हैं एक तरह से। कहाँ बैठते थे? राज्यसभा में बैठते थे। कला में लता दीदी कहाँ बैठती थी? लता मंगेशकर दीदी वहीं बैठती थी। सचिन तेंदुलकर भी वहीं बैठते थे। हालांकि उनको कला से भेजा गया। किससे भेजा गया? कला से भेजा गया। खेलना भी एक कला है, क्रिकेट खेलना भी क्या है? एक कला है। हम लोगों को नहीं आ पाई वो, चलो। और साहित्य, विज्ञान, कभी सुना होगा आपने, मेघनाथ साहा वैज्ञानिक थे, वो बैठे राज्यसभा में। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सोशल वर्कर, सोशल वर्क, जो सोशल सर्विस वाले होते हैं, वो राज्यसभा में बैठते हैं। समझ में आ गया? और ये प्रथा आयरलैंड से क्यों ली हमने? देखो, जो समाज सेवा कर रहा होगा ना, वो कहाँ प्रचार कर पाएगा? उसके पास टाइम नहीं है, ना पैसा होता है समाज सेवा करने वालों के पास। होता है क्या? नहीं होता है। या जो कलाकार होगा वो अपनी कला में लीन रहता है, वो कहाँ इलेक्शन लड़ेगा? हालांकि अब इस देश में तो क्या होता है कि हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा जी का कैरियर किसने किया खराब? अमिताभ बच्चन जी ने किया, है ना? वो भी कला में ही थे। इलाहाबाद से उठा दिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, किसके विरुद्ध? हेमवती नंदन बहुगुणा जी के विरुद्ध। और लोगों ने भी अमिताभ बच्चन को वोट दिया। और इतने बड़े पॉलिटिशियन, कौन, जो कि इतना काम कर रहे थे, उनको क्या कर दिया? 5 साल के लिए बिठा दिया। समझ में आ गया? तो हालांकि यहाँ पर कला से काफी लोग इलेक्शन लड़ते हैं। गोविंदा जी लड़ते हैं, सुनील दत्त जी सांसद रहे हैं, और बहुत सारे कलाकार क्या होते हैं? सांसद रहते हैं। पर चलो, तो ये प्रथा आयरलैंड से ली थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, इसलिए उनको डायरेक्ट नॉमिनेट करके क्या किया जाए? बिठाया जाए। जब साहित्य के ऊपर बात हो तो उनके विचार सुने जाए, कला के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, समाज सेवा के ऊपर वो अपनी राय दें। समझ में आ गया? ठीक है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कहां दिया गया भाई? किस अनुसूची में दिया गया? अनुसूची 4 में दिया गया। तो 3 और 4 को ना एक साथ याद करो। 3 में ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप, और 4 में एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा की निर्वाचन पद्धति में 2 परिवर्तन किए गए, क्योंकि गड़बड़ कर रहे थे अंदर। मैंने कहा नहीं, इनकी इनसे ठनती थी, इनकी भी इनसे ठनती थी। नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा इनको राज्यसभा में भेजना, दोनों ने अगेंस्ट वोटिंग कर दी। तो 2 चीजें परिवर्तन करनी पड़ी। नंबर 1, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। उत्तराखंड में हमने एक उदाहरण देखा, राज बब्बर यहाँ के नहीं थे क्या? राज बब्बर नाम सुना है? कौन? हाँ जी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। अरे भाई, राज बब्बर,
है ना, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। एक पिक्चर है उनकी, एक पिक्चर उधम सिंह पर बना रखी है उन्होंने, बड़ी अच्छी मूवी है, फ्लॉप हुई भले ही, लेकिन उसको देखना। सरदार उधम सिंह, कौन, राम मोहम्मद सिंह आजाद जी के ऊपर क्या बना रखी है, एक मूवी है, उसको देखना। उससे आपका थोड़ा सा इतिहास का वो वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, क्या था, चलो जो भी है। अब राज बब्बर जी उत्तराखंड के नहीं है, लेकिन उनको यहां से उत्तराखंड से राज्यसभा में कभी भेजा गया था। क्या किया गया था, इस चीज को आधार बनाकर ये परिवर्तन जो किया कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य का वह राज्यसभा में चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन क्या होता है, बड़ा विरोध होता है भाई। राज्य के नेता बोलते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हमने झंडे डंडे उठाए, हमें क्यों नहीं भेज रहे भाई, आप बाहर से व्यक्ति इंपोर्ट करके क्या कर रहे हो। बाहर तो वैसे कुछ नहीं है, देश एक ही है, लेकिन होता है ऐसा कि आप दूसरे स्टेट, मतलब अदर स्टेट के व्यक्ति को यहां पर बोल रहे हो कि राज्यसभा में बैठो जी उत्तराखंड से। तो यहाँ के लोगों ने बड़ा विरोध किया। तो फिर ये सोचा गया केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कि भाई असंतुष्ट न हो जाएं, क्योंकि यहाँ के अगर कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए तो खतरा हो जाता है कई बार। किस चीज के लिए, इलेक्शन में। एक तो ये हो गया भाई कि उस जिस राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। क्लियर हो गया। नंबर 2, गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया। अब तुम्हारी ठंती भी होगी अगर इनसे, इनको तो राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि खुले में लिखना पड़ेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पहली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। बोला मैंने, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपको इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, दिखाना भी पड़ेगा ये मेरा बैलेट है। देखिए हमने इनको पहली प्रायोरिटी दे रखी, आपको भी अपना बैलेट दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और आपकी कितनी भी क्या हो, ईर्ष्या हो, जलन हो कि नहीं, इनको राज्यसभा में आप भेजना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर तब गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर आप भी नहीं रहोगे विधानसभा। समझ में आया। चलो जी, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं वरन जनसंख्या के आधार पर है। किसके आधार पर है, जनसंख्या। इसमें बड़े राज्यों के प्रतिनिधि ज्यादा और छोटे राज्यों के प्रतिनिधि कम आते हैं। समझ में आया। अच्छा, जब मैं उदाहरण देता हूं तो नाराज मत होया करें, क्योंकि मुझे समझाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण देने पड़ते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे मित्र हो, कोई ईर्ष्या नहीं है ना। आप पढ़ाई में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कितने भी अच्छे मित्र हो लेकिन प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। प्रतिद्वंदिता समझते हैं, क्या अंतर होता है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता में। प्रतिस्पर्धा का मतलब है अगर इनके 100 में से 90 नंबर आए तो अगले दिन आपके 91-92 नंबर आने चाहिए। कितने आने चाहिए, इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिद्वंदिता का मतलब कि अगर इनके 90 नंबर आए और आपके कितने आए, 80 नंबर आए, आपने इनको सीढ़ी से नीचे उतरते ही कूट दिया, दैट इज कॉल्ड प्रतिद्वंदिता। समझ में आ गया। तो प्रतिद्वंदी नहीं बनना है, प्रतिस्पर्धा को लेकर आना है। ठीक है, चलिए। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं वरन जनसंख्या के आधार पर है। इसमें बड़े राज्यों से प्रतिनिधित्व ज्यादा और छोटे राज्यों से प्रतिनिधि कम आते हैं। भाई हम छोटा राज्य है हमारा उत्तराखंड, नया राज्य, छोटा राज्य, 3 ही लोग जाते हैं। कितने, उत्तर प्रदेश पुराना राज्य, कभी उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, संयुक्त प्रांत, है ना। वहां से कितने लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा वहीं से जाते हैं 31। तो कहाँ 31, कहाँ 3, है ना। चलो, मगर भाई जब 2/3 बहुमत से किसी बिल को पास करना पड़ता है तो 3-3-3 सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सिर्फ 31 इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे लोकसभा में कई बार क्या होता है कि बहुमत होता है बहुत अच्छा, 2/3 बहुमत क्या होता है, लेकिन भाई राज्यसभा में भी तो 2/3 बहुमत चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तब जाके कोई कठोर कानून बन सकते हैं। कई बार जो कुछ ऐसे मैंने बोला नहीं कि 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से राज्यसभा द्वारा पास होना चाहिए। पता चला यहां तो आपने दे दी 400 की सीटें, कहा लोकसभा में, और राज्यसभा में क्या नहीं है, क्या नहीं है, बहुमत नहीं है। तो पता चला यहां से 2/3 बहुमत से पास हो गया लेकिन वहां से नहीं हुआ। जब राज्यसभा से पास नहीं होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो पार्टियां होती हैं वो बड़े राज्यों पर फोकस करती हैं। क्या करती हैं, वेस्ट बंगाल जैसा जब राज्य होता है, जब वहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा में नहीं करते उतना,
क्योंकि लोकसभा में उन्हें पूरा भरोसा रहता है कि हम जीत ही लेंगे, लेकिन राज्यों में नहीं होता है, क्योंकि राज्यों के नेता अलग होते हैं, ठीक है। केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर जीत तो जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर पाते। अब क्या है कि बड़ा राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, अब वहां विधानसभा का चुनाव है, तो वो दूरदृष्टा होते हैं, तो वहां क्या करेंगे, झोंक देंगे। वो इतनी रैलियां होंगी कि खींचने की कोशिश करेंगे। क्या उनको पता है कि वहां पर कम्युनिज्म हावी है या वहां पर दीदी हावी है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, उसको जीतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वेस्ट बंगाल से कितने हैं भाई, 16 लोग हैं। कितने, 16 लोग हैं, 16 कम नहीं होते। अब वहां पर जब वहां की विधानसभा में अगर उनकी पार्टी आ गई, तो समझ लो राज्यसभा में भी वहां के लोग क्या हो गए, बैठ गए। कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ जी, केंद्र में तो हम इनको वोट देंगे, पर राज्य में इनको हम जीतने नहीं देंगे, बोलते हैं। राजस्थान में नारा लगा था, कुछ नारा लगा था, बता नहीं सकता इस समय में, लेकिन कि केंद्रीय नेतृत्व से बैर नहीं और हमारा जो राज्य नेतृत्व है उसकी अब खैर नहीं। समझ में आया? तो लेकिन मैंने कहा आगे जो दूरदृष्टा होंगे वो क्या करेंगे, केंद्र में अगर 2/3 बहुमत से ज्यादा 2/3 बहुमत है, तो राज्यों में भी देखकर हम सिर्फ राज्य को ही नहीं जिता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राज्यसभा को भी क्या कर रहे हैं, वहां पर भी हम 2/3 बहुमत लेकर आ रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? अब जब राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत आ गया, लोकसभा में भी 2/3 बहुमत आ गया, तो समझ लीजिए क्या क्या आ गया, जो कठोर कानून होते हैं वो पास हो सकते हैं। और दूसरी चीज, वो कानून भी पास हो सकते हैं जिसमें 2/3 बहुमत लोकसभा, 2/3 बहुमत राज्यसभा और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो वो जो बड़ी पार्टीज होती हैं वो ये चाहती हैं, कितने राज्य हैं हमारे, 28, वो चाहती हैं कम से कम 15 राज्यों में, तो बड़े राज्यों में तो हमारी सरकार क्या हो, 15 बड़े राज्यों में हमारी सरकार। अब दक्षिण भारत है, वो क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर बहुत सजग हुई, वो आने नहीं देती नेशनल पार्टीज को, लेकिन बार बार फिर नेशनल पार्टीज जो क्या करती, जा जाकर अच्छे कार्य कर कर कोशिश करती कन्वर्ट करने की। आजकल केरला को कन्वर्ट किया जा रहा है, समझ में आया? तो ये तरीका होता है, अगर इस देश में परिवर्तन लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा और आधे से अधिक राज्य, यानी कम से कम 15 राज्यों में, बड़े राज्यों में सरकारें होनी चाहिए। कौन सी, एक। तब जाके क्या होंगे, कठोर, मतलब कठोर क्या, कठोर, अरे कोई विधि बोल रहा, कोई बिल पास बोल रहा, निर्णय लिए जा सकेंगे। और शायद देश को विकसित होने के लिए बहुत जरूरी है कि कठोर निर्णय लिए जाएं। क्या किए जाएं, कठोर निर्णय लिए जाएं, और यही समय है। अब देखो क्या होता है। चलो, मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है। बिखरा हुआ मैंडेट हमेशा खतरनाक होता है। क्या होता है, बिखरा हुआ मैंडेट हमेशा क्या होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि अस्थिरता आती है सरकार में। और सरकार में अस्थिरता आने से सिर्फ आप, देश ही अस्थिर नहीं होता है, इकोनॉमी भी अस्थिर हो जाती है, निवेश नहीं आता है। आपने देखा होगा, निवेश हमेशा वहां पर ज्यादा है जहां पर पता है कि अगले 20 साल 30 साल तक हिलने वाला नहीं है कुछ भी। चाइना हो गया, रशिया हो गया, देख रहे होंगे आप वहां पर। चलो, तो भाई कहां तक पहुंचे हम? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं, वरन जनसंख्या के आधार पर है। इसमें बड़े राज्यों से प्रतिनिधित्व ज्यादा और छोटे राज्यों से प्रतिनिधि कम आते हैं। संविधान के अनुसार एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों पर, प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक, 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्ति के लिए एक कैंडिडेट होगा, कहां, राज्यसभा में। और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। क्या होगा, क्या होगा, प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। तो मैंने कहा केंद्र सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किस समय होता है, जब, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। कितना, और 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। और एक केंद्र में सरकार चल रही है, लोकसभा में जो चल रही है उसका कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। तो पहले 2 सालों में माना वो टाइम आ गया कि अब 1/3 सदस्य क्या करने हैं, चेंज करने हैं। उसकी तैयारी विधानसभाओं से शुरू हो जाती है। कहां से,
अब पता है उन्हें बड़े राज्यों में विधानसभाएं अपनी हैं, तो राज्यसभा में क्या होगा, 1/3 जो लोग चेंज हो रहे हैं वहां पर अपने लोग क्या कर दिए, बिठा दिए। फिर 2 साल का वेट किया, फिर 1/3 सदस्य क्या होंगे, रिटायर होंगे, उनकी जगह पे नए आएंगे, फिर अपने लोग क्या कर दिए। अगर बड़े राज्यों में 5 साल तक क्या होता है, समझ में आया, फिर बिठा दिए। कितने हो गए नहीं, 1/3 1/3 1/3 1/3, तो लगभग लगभग मैंने कहा, और पहले से भी रहे होंगे तो मिल गया फिर 2/3 को। समझ में आ गया। टेंशन राज्यसभा में ही होती है दरअसल सरकार में, लोकसभा में नहीं होती। लोकसभा में बढ़िया चल रहा है ना। तो मैंने कहा 50 लाख की जनसंख्या अगर किसी राज्य की है तो हर 10 लाख पर एक, और उसके बाद 50 लाख की जनसंख्या से ज्यादा वाले राज्यों में हर 20 लाख पर एक। कितना। अब आप बोलोगे कि यार उत्तर प्रदेश में तो 31 ही बैठ रहे हैं, वहां की जनसंख्या तो पहुंच गई 25-30 करोड़ पहुंच गई, जितना कई देशों की जनसंख्या है विदेशों में, उतनी तो खाली उत्तर प्रदेश की है। यानी कई यूरोपीय देश, बल्कि मुझे लगता है कि आधा यूरोप उत्तर प्रदेश के अंदर बसता है। तो इतना ही क्यों, तो क्योंकि जनगणना का जो आधार वर्ष है जो बनाया गया था वो पुराना है। वो क्या है, अब के अगर हिसाब से हम लेने लग गए तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा संख्या, और वो 2026 के बाद। क्लियर हो गया। चलो जी, तो 10 लाख व्यक्तियों में से एक, और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। सदस्यों की योग्यताएं भाई, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए। क्या भारत का नागरिक हो, यही तो है, लेकिन आयु का अंतर होता है यहाँ पर। वहां लोकसभा में 25 साल लिखा हुआ, यहाँ पे 30 साल का होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। अंतर केवल यह है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए जहां 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु आवश्यक है, वहीं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। क्लियर हो गया। ठीक है। कार्यकाल, आर्टिकल 83 ब्रैकेट में 1 लिखना है आपने। 83 के 1 में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। ये कहां लिखा गया है, 83 में लिखा गया है। कहां पे लिखा गया है, तो अब फिर दोबारा देखो, 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा का गठन, 81 लोकसभा का गठन, है ना। लोकसभा की संरचना बोल सकते हैं, गठन बोल सकते हैं, संरचना लिख सकते हैं। राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, और फिर 83 कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगी। राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होगी। कहां लिखा हुआ, 83 में लिखा हुआ। क्लियर हो गया। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, 1/3 1/3, है ना, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। यानी राज्यसभा का मेंबर, अगर 5-5 साल की सरकारें चल रही हैं, लोकसभा प्रधानमंत्री, यानी 2 प्रधानमंत्री तो देखता ही देखता है, क्योंकि 5 साल ही होती है। क्या, कम से कम 2 प्रधानमंत्री देखेगा राज्यसभा में। यदि किसी सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव कराया जाता है, और इस प्रकार उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति उतने समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जितने समय तक रिक्त हुए स्थान का शेष बचा है। माना कोई राज्यसभा मेंबर है, कार्यकाल 6 साल का है, 4 साल तक ठीक ठाक रहा, 4 साल बाद तबीयत खराब हो गई और मृत्यु हो गई, तो अब उसकी जगह पर जो नया सदस्य आएगा वो 2 साल के लिए रहेगा। कितने, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या, वो जो 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ग, तो वो 2 ही साल रहेगा। फिर कितने साल रहेगा, 2 ही साल रहेगा। फिर समझा देता हूं, 2 चीजें होती हैं, एक होता है मध्यावधि चुनाव, एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव हमेशा तब होगा जब कोई सांसद या तो त्यागपत्र देगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके सीट के लिए जब चुनाव होता है तो उसको बोलते हैं उपचुनाव। मध्यावधि चुनाव तब बोलते हैं जब सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाती, 4 साल में ही त्यागपत्र दे दिया, सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति से कहा भंग कर दो जी संसद को, लोकसभा भंग कर दो, क्या कर दो, लोकसभा भंग हो गई, तो जो चुनाव होगा उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि का मतलब खाली 2.5 साल नहीं होता है, 4 साल बाद भी अगर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया या सरकार गिर गई तो जो चुनाव होगा उसको बोलेंगे मध्यावधि चुनाव। क्लियर हो गया। ठीक। इस प्रकार उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति उतने समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जितना समय
रिक्त हुए स्थान का शेष बचा है वह पूरी अवधि 6 वर्ष तक सदस्य नहीं रहता है। भाई राष्ट्रपति में तो आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, माना राष्ट्रपति 4 साल तक रहे और उनकी मृत्यु हो गई, 5 साल का कार्यकाल था, 4 साल में उनकी मृत्यु हो गई, तो जो चुनाव होगा, नया राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो 5 साल रहेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 साल बचा हुआ था जी पुराने राष्ट्रपति का 1 साल के लिए, ये नहीं होगा, वो अगले पूरे 5 साल करेगा। लेकिन राज्यसभा का मेंबर क्या करेगा, सिर्फ अगर 6 साल का कार्यकाल है, 4 साल में किसी राज्यसभा मेंबर की मृत्यु होती है, उपचुनाव होता है, नया चुना गया व्यक्ति 2 साल के लिए रहेगा, 6 साल का नहीं करेगा ऊपर। ठीक है, तो इसका अगला बता दूं मैं, उपसभापति सभापति अगले लेक्चर में, टाइम बताइए। ठीक है।